हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हमारे जो प्रकरण चल रहा था वो था व्याकरण प्रकरण, और व्याकरण प्रकरण में भी हम समास के बारे में पढ़ रहे थे, और समास में भी हमने समास की परिभाषा और समास के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज समास के ही प्रकारों में से सर्वप्रथम केवल समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है केवल समास। बीएसटीसी सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण। प्रकरण है समास। समास के विषय मैंने 5 प्रकार बताए थे, लेकिन पद की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता के आधार पर चार इसके प्रकार बताए, जिसमें सबसे पहला है केवल समास। केवल समास। केवल समास इसका सूत्र है कि विशेष संज्ञा विनिमुक्ते विनिमुक्तम केवल समास। अर्थात विशेष संज्ञाओं से मुक्त जो समास होता है, समास होता है, उसे केवल समास कहा जाता है। इसमें ये पहचान कैसे करोगे आप? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब इसमें उदाहरण के माध्यम से अगर देखें तो सबसे पहले समास भूतपूर्व और समास विग्रह। भूतपूर्व, इसका समास विग्रह होगा पूर्वम भूत। पूर्वम भूत। इसी तरह से अदृष्ट पूर्व। तो इसका क्या होगा? पूर्वम अदृष्ट
पूर्वम अदृष्ट। इसी तरह से नेक, तो इसका होगा न एक। उत्तमपण, उत्तमण, उत्तमण, इसका क्या होगा? उत्तम, उत्तम ऋण, उत्तम ऋणे। इस तरह से ये इसके समास विग्रह हो गए। इसी तरह से वार्गर्थो, वार्गर्थो भी, इसका होगा वार्गर्थो एव इति। इसी तरह से जीमूत में, तो इसका क्या होगा? जीमुत से इव, जीमुत से इव। तो ये था अपने केवल समास। इसको क्या बोलते हैं? केवल समास। अब इसी प्रकार से इसके बाद में जो समास आएगा, इसके बाद जो दूसरा समास है वह है अवयव। अब ये भाव समास। यहां से ही अपना जो समास है वो इम्पोर्टेंस है। जैसे इसका सूत्र है प्रायण, प्रायण प्रायण पूर्व पद, पूर्व पद प्रधानो, प्रधानो अवयव भाव इसका मतलब हुआ अर्थात जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उस समास को हम अवयव भाव समास कहा जाता है। अब यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। पूर्व पद उत्तर पद, यानी जब हम समास का विग्रह करते हैं यानी शब्द को अलग अलग करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या, घन आलय, ये दो पद है विद्या और आलय, इसी को मिलाकर विद्यालय बना। ठीक है, तो इसको पूर्व पद बोलते हैं। जो आगे है घन के आगे होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और जो घन के बाद है वो उत्तर पद कहलाता है। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान, पहला पद अवयव होगा, पहला पद अवयव होगा तथा अवय में उपसर्ग,
उपसर्ग भी शामिल होगा। होता है, यानी पहला पद आपका कौन सा होगा? अव्यय होगा। अब अव्यय पद कौन से होते हैं? अविकारी, उनको अव्यय पद। ऐसे शब्द जो किसी भी काल में, किसी भी लिंग में, किसी भी विपत्ति में, किसी भी वचन में परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे तथा है, और है, इस तरह से बहुत सारे शब्द है, परंतु है, किंतु है। ये शब्द कभी भी किसी भी काल, किसी भी लिंग या किसी भी वचन में परिवर्तन नहीं होते, ये वैसे के वैसे रहते हैं। तो पहला पद अव्यय होगा, तो अव्यय में उपसर्ग भी शामिल होता है। अब इनका जो प्रयोग अव्यय समास है वो अलग अलग तरह से होता है, जैसे विपत्ति के रूप में होता है, और भी बहुत सारे। अब सबसे पहले अपन विपत्ति के रूप में पूछेंगे, विपत्ति के अर्थ में, विपत्ति के विभक्ति के रूप में। विभक्ति, अब सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्यय का प्रयोग होता है, यानी एक से प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इसका प्रयोग होता है। यानी एक प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसका प्रयोग होता है। जैसे अब उत्तर पद में विग्रह में, इसमें क्या होगा? विग्रह में उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति शब्द लिखा जाता है। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। विग्रह में उत्तर पद में सप्तमी, यानी उत्तर पद ये होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति जब हम विग्रह करते हैं तो सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे अधि हरि, ये समासिक पद है, तो इसका क्या हो जाएगा? हरो इति, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अधिगोपम, तो क्या हो जाएगा? गोपे इति। इसी तरह से अधिराजम, इसका हो जाएगा राज्य इति। ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।